पीसीएस की दुनिया में आप समस्त दोस्तों का स्वागत है। पीसीएस की 71वीं बीपीएससी की तैयारी करने वाले सभी छात्रों का मेरा नमस्कार है। आज हम लोग 71वीं बीपीएससी के इम्पोर्टेंट टॉपिक में एक जो है वो बजट करेंगे और इसमें से आपके कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन तो श्योर आएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस सीरीज़ को अच्छे से सुनिएगा और अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा। ये सिर्फ प्री नहीं, इवन मेंस में भी आपके बहुत काम आएंगे और एसए में भी काम आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है नरेंद्र मोदी जी का, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका जो है स्टेटमेंट है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। वहीं हमारे जो सीएम नीतीश जी हैं, उनका है न्याय के साथ विकास। विकास हो किससे? न्याय के साथ। अगर आइए अब हम आते हैं मेन टॉपिक बजट पे। बजट में क्या था कि अगर 2005-06 में देखें तो वो 23,885 करोड़ का था, जो अब बढ़ के 3.17 लाख करोड़ का हो गया है। बजट में क्या हुआ है कि इस बार सर्वांगीण विकास पे फोकस किया गया है, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है स्पेशली। अब आते हैं बजट को जैसे 70वीं में देखेंगे पूछ लिया था किसने पेश किया, तो बजट को जो है वो उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा किया गया। कब किया गया? 3 मार्च 2025 को। कहाँ किया गया? बिहार विधानसभा में। बजट का आकार कितना है? 3,16,895। पिछली बार की तुलना में बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 13.9% की। राजकोषीय घाटा कितना है कुल जीडीपी का? 2.98%। जो हमारा FRBM एक्ट के तहत जो हमारा टारगेट होता है कि जो राजकोषीय घाटा है वो 3% से अधिक नहीं होना चाहिए, तो हम इसके अंदर हैं। इसलिए कहा जाता है बिहार जो है वो वित्तीय प्रशासन के सभी जो मानक मापदंड है उसका पालन करता है। ये दोस्तों हम बजट जो है, बजट का जो बेसिक है वो पिछले क्लास में पढ़ा दिए हैं, आप लोग वहाँ जाके देख लेंगे तो आपके लिए और भी 2-4 क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। सर्वाधिक जो व्यय किया गया है वो पूछ देता है किस मद पे किया गया है, तो वो शिक्षा पे किया गया है। कितना? कुल जीडीपी का 19.24%। उसके बाद अगला अगर हम देखते हैं कि देखे होंगे कृषि के क्षेत्र में क्या होता है। कृषि में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जिसमें से एक समस्या होता है बाजार का आधुनिकीकरण नहीं होता है। तो इसके लिए बजट में 21 ऐसे एग्रीकल्चर मार्केट होंगे जिसका आधुनिकीकरण किया जाएगा। तो उसके लिए लागत जो है वो 12,889 करोड़ का जो है, इसमें 1,28,000 जो है वो किया गया है। अब दलहन के लिए MSP और विक्रय तय करने के लिए, चूंकि आप देखेंगे इस बार जो है सहकारिता विभाग का 502 पोस्ट है, तो सहकारिता से रिलेटेड जितने भी जो सरकार ने स्टेप लिए हैं बजट में जो प्रावधान किया गया है उसको ध्यान से देखिएगा। हो सकता है वो आपके एग्जामिनेशन हॉल में सहकारिता से संबंधित 2-4 क्वेश्चन मिल जाए, तो ये पूछ दे। हो सकता है सीधा यही पूछ दे NCCF क्या होता है, या सहकारिता जो नाफेड है वो किस संस्था के अंतर्गत आता है, सरकारी है, प्राइवेट है या फिर सहकारी संस्था है। तो नाफेड और NCCF दोनों सहकारी संस्था है, और NCCF का जो फुल फॉर्म होता है यही पूछ दे क्या होता है, तो नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन। तो ये पूछ देगा, और ये दोनों मिलके क्या किया है, जो दलहन का MSP भी तय करेगा और उसका विक्रय भी करेगा। कृषि क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज को, कृषि क्षेत्र को और बेहतर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाएगी। हो सकता है पूछ दे किस स्तर पे की जाएगी, ब्लॉक स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे, स्टेट स्तर पे, तो ये की जाएगी ब्लॉक और सब डिविजनल स्तर पे। अब आता है सब्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आप मेंस में भी लिख सकते हैं और PT ऐसे सब जगह। तो ये देखिए सब्जी में क्या है कि जो एक जैसे हम लोग का सुधा कोऑपरेटिव जो है वो संस्था के तहत उत्पादन और उसका विपणन किया जाता है, प्रोसेसिंग किया जाता है, वैसे ही एक उसी के तर्ज पर तरकारी सुधा आउटलेट खोला जाएगा। कहाँ पे? ब्लॉक स्तर पे। और इसके लिए 2 संस्था आपस में MOU की है, एक तो वही भेजफेड है और दूसरा PVCS का फुल फॉर्म है प्राथमिक सब्जी यानी प्राइमरी वेजिटेबल उत्पाद सह कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक जगह मैं सुन रही थी किसी अच्छे इंस्टीट्यूट का ही, वो तरकारी को तस्करी बोल रहे थे, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, तरकारी को तस्करी मत पढ़िएगा। तरकारी का मतलब बिहार में सब्जी होता है। अब देखिए महिला के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, जिसमें से एक है सामूहिक विवाह को बढ़ावा देना। तो सामूहिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए कन्या विवाह मंडप स्थापित किया जाएगा।
पिंक टॉयलेट, महिला के स्वाभिमान और आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के लिए हर ब्लॉक में पिंक टॉयलेट बनाया जाएगा। महिला उद्यमी को बढ़ावा देने के लिए महिला हाट की स्थापना की जाएगी। एक मिथिला हाट है, ध्यान दीजिएगा, वो मिथिला हाट अलग है और ये महिला हाट है। ये महिला हाट फिलहाल जो है वो पटना में खोला गया है और इसको अन्य शहर में भी खोले जाने की योजना है। और ये है आपका वेंडिंग जोन होगा जो महिला के उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। तो आप ये मेंस में भी लिख सकते हैं और महिला सशक्तिकरण पे अगर पूछता है ऐसे में तो वहाँ भी लिख सकते हैं। जो अगला है वो भी आप लिख सकते हैं ऐसे में, जैसे जिम ऑन व्हील्स, तो पूछ देगा जिम ऑफ व्हील्स की स्थापना कहाँ की गई है? पटना में। ये क्या है? एक चलंत व्यायामशाला है जिसमें प्रशिक्षण सिर्फ महिला देगी। अब आते हैं कुछ जो बजट में इस बार नीति को प्रस्ताव किया गया है, तो उसके क्या उद्देश्य है और उसके बस जो अभी तो वन लाइनर ही पढ़ेंगे, बट ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2025, तो ये जो है इसमें देखिए दो टर्म है, उद्योग और निवेश, यानी कि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निवेश को प्रोत्साहित करना। कैसा निवेश? औद्योगिक निवेश। तो इससे क्या होगा? रोजगार का सृजन होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। तो ये मेंस में आप इस तरह से हम लोग करेंगे उस टाइम पे भी। अगला जो है वो है बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2025। अब यहाँ पे देखिए, आप जानते ही हैं जो जीवाश्म ईंधन होता है उसकी अपनी बहुत सारी पर्यावरणीय और भी सीमाएं होती हैं। तो हम लोग अब क्या कर रहे हैं, जो पर्यावरण को संरक्षण प्लस जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय कुछ प्रतिबद्धताएं होती हैं उसमें हम लोग वैकल्पिक ईंधन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इको फ्रेंडली ईंधन। तो उसी के टर्म में बिहार जो है वो बिहार बायोफ्यूल प्रोडक्शन एंड प्रमोशन पॉलिसी को लॉन्च करेगा 2025। हालांकि ये पहले से है। बिहार खाद, क्योंकि मक्का में देखिए बिहार इथेनॉल में, गन्ना और मक्का में जो है इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसका यूज़ हम इथेनॉल के उत्पादन में कर सकते हैं। बिहार खाद प्रसंस्करण नीति 2025, तो इसमें क्या है, इससे क्या लाभ होगा? तो ये स्टेटमेंट बेस दे देगा कि किसान की आय में वृद्धि होगा, सतत औद्योगिक विकास में बढ़ावा मिलेगा या कमी होगा, तो इसमें बढ़ावा मिलेगा। संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। मान लीजिए अगर मिथिलांचल का एरिया ज़्यादा डेवलप नहीं है, अगर वहाँ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लगा दिया जाता है, तो जैसे आप देखेंगे कि साउथ बिहार है वहाँ पे खनिज का ज़्यादा होता है, जो नॉर्थ बिहार है वहाँ पे किसानीगिरी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगा दिया जाएगा तो संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा भी मिल सकता है और जिला स्तर पे भी जो असमानता है वो भी कम आ जाएगा और रोजगार का सृजन तो होगा ही। अब अगला है बिहार फार्मास्यूटिकल प्रमोशन पॉलिसी 2025। इसका जो उद्देश्य है फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण के विनिर्माण केंद्र के रूप में बिहार को उभारना, यानी फार्मास्यूटिकल हब के रूप में बिहार को उभारना। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं जिसके लिए एक्सलेंस सेंटर की स्थापना की गई है, ताकि इसके जो है अनुसंधान और जो गुड मतलब अच्छे क्वालिटी का फूड प्रोडक्ट को उत्पादन किया जा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम पहला बता रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये पहली बार जो है वो बजट में इसको शामिल किया गया है। गुड़ के लिए एक एक्सलेंस सेंटर खोला गया है पूसा समस्तीपुर में। गुड़ के लिए कहाँ खोला गया है? पूसा समस्तीपुर में। पान के लिए वैशाली राघोपुर में। सब्जी के लिए नालंदा में, और ये अपनी तरह का पहला है और यह भारत और इजराइल के सहयोग से इसको चंडी नालंदा में स्थापित किया गया है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंसर, आप देखते हैं कैंसर जो है अभी पूरे विश्व इवन भारत और बिहार में भी जो है, खास करके अगर आप पूर्वांचल वाले एरिया में चले जाइए तो वहाँ के जो पानी है उसकी आर्सेनिक बहुत अधिक है, तो वहाँ कैंसर के जो मरीज हैं वो ज़्यादा देख रहे हैं। तो इसलिए बिहार सरकार ने कैंसर के इलाज के लिए 2 इनिशिएटिव लिया है। एक तो है बिहार कैंसर केयर सोसाइटी की स्थापना किया जाएगा, दूसरा कैंसर हॉस्पिटल स्थापित किया जाएगा बेगूसराय में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सीधा पूछ दे कि कैंसर हॉस्पिटल कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो वो बेगूसराय में किया जाएगा। अब देखिए रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए स्पेशली सोलर एनर्जी, एक तो हमने देखा पॉलिसी बायोफ्यूल पॉलिसी 2025 और ये है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी में रिन्यूएबल एनर्जी यानी वैकल्पिक ऊर्जा में एक में हमने देखा पॉलिसी था बायोफ्यूल पॉलिसी, और ये है आपका सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी जो है सौर ऊर्जा का उत्पादन बिहार में 2 स्तर पे किया जा रहा है। एक तो रूफटॉप, जितने भी सरकारी अस्पताल हैं और निजी घर हैं उनके छतों पे जो है वो सोलर प्लांट लगाया जाएगा। दूसरा है फ्लोटिंग सोलर एनर्जी, मतलब नीचे मछली ऊपर बिजली। तो
तो ये पूछ दिया था एक बार कि पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट बिहार में कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये कदीराबाद में था, दूसरा सुपौल में था, और अब तो बहुत जगह है। और ये ऐसे जगह पर किया जाएंगे स्पेशली नहर के किनारे और जो भी डैम है वहाँ उनके ऊपर ये जो है फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इससे बहुत सारे फायदे हैं, जैसे पानी का वाष्पीकरण नहीं होगा तो नदी का जल जो है बना रहेगा और भूमि जल स्तर कम होते जाए। अभी आप लोग पढ़ते ही होंगे जल जो है वो कितना ज़्यादा भूमि जल स्तर नीचे चला गया है। फिर अगला ये फंड बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं क्यों हमको लगता है ये एग्जाम में आएगा और हो सकता है आपको देखने को मिले। तो बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड, क्योंकि पिछले बार देखिए 70वीं में पूछ दिया था ग्रीन बजट, हरित ग्रीन बजट बिहार ने कब शुरू किया। तो ये 24-25 के बजट में इसका प्रावधान किया गया है। इसकी जो प्रारंभिक सीड होगी यानी प्रारंभिक पूंजी वो 25 करोड़ है और इसका उद्देश्य जो है ग्रीन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना, ताकि बिहार जलवायु अनुकूल और कार्बन न्यूट्रल, आपने पढ़ा ही होगा कि पंचामृत योजना, उसमें कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य कब तक रखा गया आप लोग बताइएगा, में इसको मदद करेगा। और इसका जो लोगो है हरित बिहार समृद्ध बिहार, आप जैसे जलवायु वाला ऐसे पूछता है उसमें भी ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा जो बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड रखा गया है उसका उद्देश्य ही है हरित बिहार समृद्ध बिहार। अब यहाँ पे देखिए बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए इसको ये किया गया है। इसको 3 जगह स्थापित किया गया था, गया, मुजफ्फरपुर और पटना, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर बिहार में सबसे ज़्यादा अगर एयर क्वालिटी ख़राब है तो वो पटना, गया और मुजफ्फरपुर का ही है। तो इसमें 100 करोड़ लागत से वो किया जाएगा। फिर इंटीग्रेटेड सेंटर ऑफ बिहार, नाम ही है इंटीग्रेटेड, मतलब बिहार में जितने लोक कलाएँ, संस्कृति है, शिल्प कला है, हस्तकला है, जितना व्यंजन है, बिहार के लोग जो बाहर जाते हैं उनको रहने के लिए, ये सबको इसके तहत शामिल किया गया है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से लिख लीजिए, मतलब समझिए एक क्वेश्चन ये आना है। ये है मौसम संबंधी आपदा जोखिम को कम करने के लिए बिहार सरकार जो है वो मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम और हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क की स्थापना करेगा। तो पूछ देगा कि आपदा जोखिम, इवन आप मेंस में भी लिख सकते हैं, जब बाढ़ और सूखा वाला जो पूछता है उसमें सरकार क्या इनिशिएटिव ली है, वैज्ञानिक तरीके से इसको कैसे निपटा जा सकता है। तो उसमें है मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम और हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार्स नेटवर्क। ये कहाँ स्थापित किया गया है, पश्चिम चंपारण और भागलपुर में। गो ग्रीन योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें है ये इस तरह के क्वेश्चन हर बार पूछते हैं, इवन पहले जाइए तो बहुत ज़्यादा ही पूछते थे। तो स्पेशली 70वीं छोड़ दीजिए तो उसके पीछे 68, 69, 67 में ग्रो ग्रीन योजना जो है ये 2025-26 के बजट में इसको लाया गया है। और इसका उद्देश्य है राज्य सरकार के जितने भी निबंधन कार्यालय हैं उसको पूर्णतः पेपरलेस बनाना। इसका क्या उद्देश्य है, जितने भी निबंधन कार्यालय है उसको पेपरलेस बनाना। अगला देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप मेंस में लिख सकते हैं कि छठ पूजा, इसको धार्मिक पर्यटन योजना के तहत शुरू किया गया है। ऐसे स्टेटमेंट बेस भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि महिलाओं के द्वारा संचालित छठ पूजा को धार्मिक पर्यटन योजना में शामिल किया गया है, या पूछ देगा छठ पूजा को किस पर्यटन योजना में शामिल किया गया है, तो ये धार्मिक पर्यटन योजना में शामिल किया गया है। इसमें होम स्टे, जैसे राजस्थान वगैरह में देखते होंगे जो होम स्टे के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, वैसे ही छठ पूजा को धार्मिक पर्यटन योजना के तहत होम स्टे की सुविधा के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अब ये ग्रीन एयरपोर्ट बनाया जाएगा राजगीर, रक्सौल और सुल्तानगंज में, और पूर्णिया में तो अभी बन के शायद तैयार होने वाला भी है। तो ये थे आज के इतने क्वेश्चन। कल हम लोग जितने भी डिपार्टमेंट हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, पर्यावरण, सबको धीरे धीरे करते जाएंगे और आप लोग हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं। हम जितना आपको बता रहे हैं उसमें से पक्का 5 से 7 क्वेश्चन अगर बजट से आएगा तो इस सीरीज से आएगा। तो प्लीज़ आप लोग इस सीरीज से जुड़ें और इसका पूरा लाभ लें। आपको अगर ये सीरीज अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये लाभ सभी तक पहुंच सके और हम भी जो है इससे मोटिवेट होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरी शुभकामना है आप लोग के साथ कि आप लोग अच्छे से, आप लोग की पढ़ाई चल रही होगी और इस पढ़ाई में हम बस एक कैटलिस्ट की भूमिका में हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।